Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पीवाईक्यू की सीरीज। बोर्ड एग्जामिनेशन को 5 दिन से भी कम का समय बचा है इकोनॉमिक्स के लिए, तो पीवाईक्यू सीरीज लेके आ गए हैं। आज वाली वीडियो में 2 पीवाईक्यू में कवर कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से पीवाईक्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम्हें भी कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो ये पीडीएफ की लिंक मैंने दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब पूरी वीडियो देख लो तभी उस लिंक में जाना। और रही बात आंसर्स की, इसकी आंसर की मैं कल वाली वीडियो की शुरुआत में दे दूंगा, तो वहां जाके तुम आंसर चेक कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है ये देखते। ये रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट वन हमसे कह रहे हैं बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है भाई, जो बोरोइंग्स होती हैं वो तो कैपिटल अकाउंट में ही आती हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया था याद हो तो। और स्टेटमेंट टू हमसे कह रही है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये भी सही है। अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये हमसे कह रहे हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होती है, मतलब इसको निर्भर नहीं रहना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ये हम कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन तो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। हाँ, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को डिपेंडेंट रहना होता है बीओपी पे। अगर तुम्हें याद हो, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन तब करते हैं जब सरप्लस या डेफिसिट हो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और उस गैप को फिल करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट अब ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज। अब देखो, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या प्लस करना और क्या माइनस करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही तो इसका आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और आ रखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओनली द रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो देखते हैं भाई। पहला कह रहा है फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड को। अच्छा, यहाँ तो गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट कर रही है, यहाँ तो पैसा आ गया, मनी फ्लो हो गया। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, तो ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पैसा भी आ गया है। सेकंड देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स दे रही है हाउस होल्ड को। बहुत सही जी, ये सही है। सेकंड है, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पैसे का तो यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ रियल फ्लो हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन को अपने। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट केयरफुली। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन, ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ, फाइन ऑन हिजार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोई बैंक है, एंड अंडमान, ये भी कोई बैंक है चलो, फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। मतलब सेंट्रल बैंक ने फाइन कर रखा है इन दोनों बैंक को क्योंकि इन्होंने बैंकिंग नॉर्म्स को वॉयलेट करा था, फॉलो नहीं करे थे रूल। तो हमसे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन है जिसमें फाइन लगा देते हैं? अरे एक ही फंक्शन तो है, बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक ना बैंकों का भी बैंक होता है, पूरी निगरानी रखता है बैंकों में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। और यहाँ फाइन सेंट्रल बैंक ने लगा रखा है, तो बैंकर्स का बैंक है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज बैंक रेट। भाई लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, अगर यहाँ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लिखा होता तब तुम क्या लिखते? तब आंसर होता तुम्हारा रेपो रेट। लेकिन इस कंडीशन में बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। अब देखो ये सही है, प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, पहला तो सही है। एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट which arise on account of credit provided by the commercial bank to the people। और सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो हमारा लोन का पैसा होता है, जो कमर्शियल बैंक हमें देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में असर्शन रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असर्शन रीजन आएगा ही आएगा। असर्शन हमसे कह रहे हैं बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही बात है भाई, जो एपीसी की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है हमेशा, बीईपी से पहले। बीईपी है ब्रेक इवन पॉइंट, तो पहला तो सही हो गया। सेकंड है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो, मतलब जो एपीसी है वो रेशियो है किसी का, डिवाइड करके कुछ हो रहा है, ऑफ द टोटल कंजम्पशन, ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो एपीसी कह रहे हैं सी अपॉन वाई है, तो सेकंड भी सही है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं क्या एक? बिल्कुल नहीं भाई, तो असर्शन रीजन तो सही है
हैं, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है ए का, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आ जाओ जी सेवंथ में। सेवंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। सपोज दैट द बीओटी, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है जिसमें विजिबल मटेरियल गुड्स का, एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। अच्छा, इसमें 50,000 करोड़ का डेफिसिट है। द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 times ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। ओके जी, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स वुड बी कितना होगा? तो यहाँ पे को सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। बीओटी जो है वो डेफिसिट में है 50,000। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, तो -50,000 है। और बीओटी निकलता कैसे है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यहाँ पे को एम आएगा, वैसे मैंने आई लिख रखा है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इंपोर्ट को। तो जब हम ऐसा करें तो माइनस का 50,000 आ रहा है, पहला तो लिख दिया। द इम्पोर्ट ऑफ विजिबल मटेरियल गुड्स आर 5 times ऑफ द एक्सपोर्ट। तो हमसे कह रहे हैं जो इम्पोर्ट है वो 5 गुना है एक्सपोर्ट के, तो m को हम 5x से लिख सकते हैं। यहाँ पे को लिख देते हैं, फिर 5x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 50,000। 50 के लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है क्योंकि यहाँ। तो 5x माइनस एक्स कितना हुआ? 4x। तो 4x इज इक्वल्स टू 50,000, और x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। x क्या है हमारा? एक्सपोर्ट। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम, कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा 500। सो 12,500 आ रहा है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट ही तो निकालने थे, कितना करोड़ होगा। तो 12,500 करोड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आते हैं। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस आ रही हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अकाउंटेंसी में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये उल्टा कर देना इस चैप्टर में, मतलब डेबिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन। सो गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस सेंड, जा रहे हैं, गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, लेकिन यहाँ पे को हम गोज आउट कर देंगे तो यहाँ पे को तो डेबिट आ जाएगा। डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस। यूनिलैटरल ट्रांसफर आते कहाँ हैं? करेंट अकाउंट में आते हैं जी। करेंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफर आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। यहां लिख देते हैं ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? 8, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 दे दी है, डिस सेविंग है -60। डिस सेविंग मतलब ऑटोनॉमस सेविंग भी कह सकते हो इसे तुम। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन हमें निकालना है। सेविंग फंक्शन पता है क्या होता है? -a प्लस by, जहां पे को b होता है MPS। तो हमें MPS नहीं पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से MPS निकाल सकते हैं। k इज इक्वल्स टू, k होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/MPS। सो k की वैल्यू हमें पता है 4 है, इज इक्वल्स टू 1/MPS। तो इसको वहां भेजेंगे, ये 4 MPS हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। MPS की वैल्यू आ जाएगी 1/4, डेट इज 0.25। तो यहाँ पे को आंसर निकल गया भाई। माइनस से डिस सेविंग हो गई, माइनस का 60, तो -60 प्लस MPS कितना है? 0.25। तो 0.25, y का y रहने देंगे। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ये नहीं है, ये ओके जी, ए है इसका करेक्ट आंसर। इसी के ऑप्शन वाले में आते हैं। ऑप्शन वाला हमसे कह रहे हैं फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन दिया है इसमें, हमसे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें पता है k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे को एमपीसी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एमपीसी दे रखा है। कंजम्पशन का भी तो यही फंक्शन होता है, ए प्लस बी वाई, जहाँ पे को ये वाला बी एमपीसी होता है। मैंने पढ़ाया था यार, नहीं आ रहा है यार। यहाँ पे को आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देखना। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है? 0.9। सो ये आ जाएगा 1/0.1। अब देखो, तुम्हें पॉइंट में डिवाइड कराना सिखाता हूँ। अगर पॉइंट को हटाना है ना, पीछे को घसकाना है, तो तुम क्या करना, जितने डिजिट पीछे ले जाओगे ऊपर 0 बढ़ा देना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10/1। इसको तुम 10 भी लिख सकते हो खाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? b/10। नाइन्थ में आते हैं। अ सिचुएशन इन विच एन एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, मतलब हाथ पैर सही सलामत है लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहे एग्जिस्टिंग वेजेस रेट में। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें बताया था, इसे हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। सबसे पहले एमपीसी, ये नहीं भाई, पहली नहीं है, सेकंड है। मैंने तुम्हें बताया था एमपीसी और एमपीएस को जब हम जोड़ दें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाले सैंपल पेपर में, या यूं कह लो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। ओके, इंडियन इकोनॉमी कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ना
हम बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एमसीक्यू तो बहुत कर लिया हमने अभी, तो बड़ा वाला क्वेश्चन कोई 3 या 4 नंबर का मिले तो करने में भी मजा आए। ये रहा, ये हिंदी में इंग्लिश में देखते। ओके जी, ये रहा। ओके, ये तो है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। हमें करना है 29 क्योंकि हम विजुअली इंपेयर्ड अभी नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं तो ये क्वेश्चन कर लेना। सो 29 हमसे क्या कह रहे हैं? क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब इंपॉर्टेंस बताओ रूरल बैंकिंग सिस्टम की रूरल डेवलपमेंट में इंडिया में। अब क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले लोन प्रोवाइड कराएगा उन्हें, लोन प्रोवाइड कराएगा तो उनकी फसल अच्छी होगी। फसल कैसे अच्छी होगी भाई? वो सामान खरीदेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे। सेकंड होगी उनके ऊपर डेट कम रहेगी। डेट मतलब देखो, बड़े बड़े साहूकार से वो अगर लोन लेंगे तो उसमें बहुत भारी ब्याज देना पड़ेगा, तो उनकी डेट बढ़ते रहेगी, उनका उधार बढ़ते रहेगा। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम होगा रूरल साइड में वो कम इंटरेस्ट देंगे, वो कम इंटरेस्ट लेंगे, तो डेट क्या होगी? कम होगी। और थर्ड चीज यहीं से निकल के आती है, इंटरेस्ट कम देना होगा उन्हें। इंटरेस्ट कम देंगे तो वो ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे ज्यादा फसल बनाएंगे, वो ज्यादा फसल बनाएंगे ज्यादा इनकम होगी उनकी। और चौथा पॉइंट एक हो सकता है, ये प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और बढ़ावा देगा क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चरल सेक्टर को ये बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे को हमारा सैंपल पेपर इतना ही करते हैं। जो ये बचा कुचा जितना भी सैंपल पेपर है इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखना। सेकंड सैंपल पेपर हम करते हैं स्टार्ट। तो लो जी, हाजिर है आपके सामने सेकंड पीवाईक्यू। मैंने सैंपल पेपर कहा था लेकिन ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इकोनॉमिक्स का है। तो चेक करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वही दे रखा है, पढ़ते हैं क्या है। इफ एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, डेल्टा वाई की बात हो रही है यानी चेंज इन इनकम, इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन यानी डेल्टा सी। नहीं भाई, इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर इनकम 10 से 20 हो गई, मैं 100 कह रहा था, 10 से 20 हो गई, कंजम्पशन भी अगर पहले 10 है तो वो भी 20 हो जाएगा। मतलब जितने जितने से इनकम बढ़ेगी सेम उतने ही अमाउंट से कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड कह रही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी एंड एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर। ओहो, ये कह रहा है एमपीसी हमेशा इक्वल होगा एमपीएस के। नहीं भाई, ये गलत है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था मैंने, तुम्हें पढ़ाया भी था। एमपीसी प्लस अगर एमपीएस करें तो ये होता है 1 के हमेशा इक्वल। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे को बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन निकालो। अब देखो, जी डी एन एन है, तो ग्रॉस को अगर, सॉरी, नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना है प्लस डेप्रीशिएशन करेंगे, बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन फिर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है माइनस एन एफ आई ये भी तो करेंगे, वो तो करा ही नहीं है, तो पहला तो गलत है। सेकंड देखते हैं, डी और एन में चेंज आ रखे। अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है माइनस एन एफ आई ये करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और हो रखा है तो ये गलत है। थर्ड देखते हैं, जी एन पी एम पी और जी डी पी एम पी। डोमेस्टिक को अगर नेशनल में करना है प्लस एन एफ आई ए। हाँ भाई, ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। असर्शन रीजन है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले आ जाओ असर्शन में। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस रेफर्स टू द एब्सेंट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है भाई, जहां पे को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ना हो उसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। भले ही वहां वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो लेकिन उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं पढ़ाया था मैंने ये। रीजन देखते हैं। Under full employment situation, all the willing and able-bodied people get employment at the prevailing wages rate। तो देखो, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा है एक का, कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, तभी हम इसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, क्योंकि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहे हैं। As per the NSE National Stock Exchange, there was a net selling of worth 309 करोड़ by foreign institutional investment। मतलब स्टॉक बेचे और खरीदे गए हैं, लेकिन यहाँ पे को बेचने की बात हुई है। ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, दैट इज 9th May 23, 9th जो इतने के बीच में सेल कर रखे हैं स्टॉक। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड का करेंगे, वो कह रहे हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट हुई है, कमेंट में बताना कौन सी इन्वेस्टमेंट है। एक मैं हिंट दे देता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ाया था, उसके अपोजिट में एक और इन्वेस्टमेंट थी जिसमें
डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का होगा। अब देखो सेल करा है, चीज बाहर को गई है आउटवर्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर देना है, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो ये आउट ही हो रहा है, तो यहाँ पे कोई डेबिट आ जाएगा। ऑफ डैश अकाउंट, कौन से अकाउंट में होता है ये जी? कैपिटल अकाउंट में होता है ये। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आती है और बोरिंग्स आती है, मैंने तुम्हें बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, डी। पांचवा देखते हैं, पांचवा कह रहे हैं इनकरेक्ट फीचर पता करो मनी सप्लाई का। तो पहला पढ़ते हैं, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जी जी, पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं इसे। सेकंड है, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी सही है, गवर्नमेंट जो पैसा इंक्लूड करती है, जो बाहर से फॉरेन फंडिंग आती है, वो इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। तीसरा है, इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। ओहो, ये गलत है। तो पहले दो तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो तीसरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, ओनली थ्री। छड़ा देखते हैं, सिक्स कह रहा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड अंडर काइनेसियन इकोनॉमिक्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो भाई ये भी पढ़ाया था मैंने। इसका करेक्ट आंसर है ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सातवां देखते हैं जल्दी से, सातवां ये रहा, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखो मैंने तुमसे कहा था ये पक्का आएगा, और आ रखा है पीवाईक्यू में, और इस साल भी आएगा। देखो सबसे पहले तो एक चीज बताता हूँ इसमें तुम्हें मैं फीचर, जितने भी डिपॉजिट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे रिजर्व रेशियो के टोटल के। 5,000 है 5,000। अब करते हैं क्वेश्चन, पहला क्या आएगा? देखो पहले में 20% लिखा है, तो 20% 5,000 का निकाल दो, यहाँ निकाल देते हैं। 5,000 इंटू 20%, तो ये आ गया तुम्हारा 10,000, सॉरी 1,000। तो 1,000 यहाँ पे को है, तो देखें कहाँ है 1,000, तो मतलब ए बी और सी में से कोई होगा। बी तो एलिमिनेट हो गया है। अब सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड क्या है? 80% ऑफ 4,000, तो 80% निकाल देते हैं 4,000 का। 4,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये 8 4 32, 3,200। कहीं है क्या 1,000 और 3,200? सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आठवां देखते हैं, सरप्लस इन द बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ डैश। तो ऑटोनॉमस पेमेंट नहीं भाई, पेमेंट ज्यादा करेंगे तो डेफिसिट हो गया। करेंट अकाउंट पेमेंट नो, कैपिटल अकाउंट की तो आती ही नहीं है उसमें। बचा ऑटोनॉमस रिसीप्ट और ऑटोनॉमस पेमेंट, तो यही करेक्ट आंसर है। जब पेमेंट कम होगी एज कम्पेयर टू इनकम, तभी तो सरप्लस होगा। नाइन्थ देखते हैं, सपोज फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे दी है, हमें कह रहे हैं के फाइंड करो, डेट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो फाइंड कर लेते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी दे रखा है 0.75, तो 0.7 सॉरी 0.75 यहाँ पे को लिख देंगे, 1/0.25 आया। अब देखो पॉइंट में डिवाइड करना और सीख लोगे तुम, एक डिजिट पीछे दो डिजिट पीछे, तो दो जीरो लग जाएंगे ऊपर। 2 0 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 फोर जा जाता है ये, तो 4 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और जो 10th वाला क्वेश्चन है कहाँ गया, इसका आंसर तुम बताओगे मुझे, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखा है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। ये जो पूरा पीडीएफ है पीवाईक्यू का, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट में जरूर बताना, मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसके साथ साथ आंसर अगर समझ ना आए, तो कल मैं आंसर की मैं पूरे आंसर दे दूंगा तुम्हें, तो वो आंसर तुम देख सकते हो। और वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।